हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले गाइस हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, ठीक है। एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे गाइज, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक टॉपिक करके कवर करते हैं। तो पहला कवर करते गए हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। समझिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो गाइज, जो रिसोर्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. As a result, human being use them indiscriminately and this has led to the following major problem. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो रिसोर्सेस है गाइस, वो क्या है, नेचर का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, इस रिसोर्सेस का अंदाजी इस्तेमाल कर रहा है, रैंडम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इसका बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं गाइस कौन कौन से प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। तो गाइज, पहला प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। प्रीवियस क्लास में हम देख चुके गाइज, रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ये पहला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है गाइज, देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हाफ्स एंड हाफ्स नॉट, और रिच एंड पुअर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि रिसोर्सेज जो भी है हम लोग का, ठीक, कुछ ही लोगों के हाथों में आ गया है। इससे क्या हो गया कि जो सोसाइटी है दो खंड में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो पार्ट में बढ़ गया है, ठीक है। पहला एक पुअर में, एक रिच में हो गया है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो अमीर के हाथों में चला गया, ठीक है, और गरीब के पास थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। इससे क्या हो गया, सोसाइटी में डिवीज़न आ गया है, दो पार्ट बढ़ गया है, एक रिच का और एक पुअर का, ठीक है। नेक्स्ट गाइज देखो, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदाजी यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे क्या हो रहा है गाइज, हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ठीक है, वो चरमरा गया है, गड़बड़ा गया है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग अभी हम देख रहे हैं, लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, भूमि का जो कटाव हो रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के लिए रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे समझते गए हम लोग। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर गाइज हम लोग ग्लोबल पीस चाहते हैं, पूरे दुनिया का शांति चाहते हैं, ठीक है, और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, तो पहला काम क्या करना होगा, जो रिसोर्सेज हम लोग का, ठीक है, उसको हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यानी रिच और पुअर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को समान रिसोर्सेस मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, हम लोग का सस्टेन्ड लाइफ चलेगा और ग्लोबल पीस चलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस और किसी के पास कम होगा, तो फिर से वर्ल्ड वार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। देखो क्या हो रहा है, जो रिसोर्स है गाइस, ठीक है, इस रिसोर्स को पाने के लिए, ठीक है, बहुत से जो कंट्री है, ठीक है, इसको डिप्लेशन कर रहा है। जैसे मान लिया चाइना मान लेते हैं, ठीक है,
डेवलप्ड कंट्री है, ये क्या चाह रहा है, अपने रिसोर्स को और इंक्रीज करना चाह रहा है। अमेरिका हो गया, ये भी क्या करना चाह रहा है, रिसोर्स को और भी इंक्रीज करना चाह रहा है। तो जो डेवलप कंट्री है वो क्या कर रहा है, अपने रिसोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो इससे खतरा बढ़ जा रहा है कि रिसोर्स के बीच में क्या हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, जो बड़े कंट्री है, ठीक है। और ऐसा होता है फ्यूचर में तो क्या होगा, हमारे प्लैनेट में बहुत ही खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगा, ठीक है, जिससे पूरा दुनिया बर्बाद हो सकती है, इम्बैलेंस हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसलिए क्या है, अगर हम लोग चाहते हैं कि रिसोर्स हमारे फ्यूचर में बना रहे, सस्टेन रहे, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, ठीक है, जो कि काफ़ी एसेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, सभी लाइफ फॉर्म के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आपका सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है। अभी हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको भी। अब समझते हैं गाइस हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना डैमेज किए हुए, इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, ठीक है, ऐसा विकास जिसमें हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, फ्यूचर के जो जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन है, उसके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर को बचा के चलेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट में डेवलपमेंट करेंगे। प्रेजेंट में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो सही है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं, फ्यूचर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के चलते हैं, उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के चलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइस, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोयला है, ठीक है, कोयला है जिसका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। तो अगर ये मेरे पास रिसोर्स है, ये मेरे पास क्या है, रिसोर्स है, ठीक है, जो कि स्टॉक में है। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, रैंडम करेंगे, अंदाजी करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूचर में जो मेरा जनरेशन है उसके लिए कोयला नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है हमको, जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, ठीक है, उसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमको चलना पड़ेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे विकास को, इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसमें इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुँचे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट गाइज हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, ठीक है, इस बार भी आपका इंपॉर्टेंट है। इन जून 1922 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है गाइस, ठीक है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला जो आपका अर्थ समिट हुआ था आपका रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है, उसमें लगभग 100 स्टेट के हेड आपस में मिले थे 1992 में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो गाइज इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था एड्रेस करना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहली बात इस समिट का उद्देश्य था।
दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट हम करना है जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे देश के जो नागरिक है उसका भी विकास होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा विकास होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था उस समय, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप देखोगे जो रिच कंट्री है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, जो हम लोग को जो क्लाइमेट है लगातार चेंज कर रहा था, ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा समिट किया गया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो गाइज उस समय जो भी लीडर्स शामिल हुए थे उन्होंने साइन किया, डिक्लेयर किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, ठीक है, कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है उसको कम से कम करना है, ठीक है, कम से कम करना है, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना है, यानी जो नेचर में जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स है, ट्रीज़ है, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम से कम करना है। उन्होंने ऐसा साइन किया उस समय के लीडर जो शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया रियो कन्वेंशन में। वो क्या था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया गया, उसको एडॉप्ट किया गया एजेंडा 21 को। ये अचीव करने के लिए क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस सेंचुरी में, 21 सेंचुरी में हम लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। इसके लिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल को इंडोर्स किया गया और एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग एजेंडा 21 क्या था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो ये भी क्या था गाइस, हम लोग का एक डिक्लेरेशन था जो साइन किया गया वर्ल्ड लीडर द्वारा, ठीक है, इन 1992 में कहाँ पर हुआ था, ये भी हुआ हम लोग को रियो डे जेनेरो में हुआ, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। इट इज़ एन इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous planning at the national, state, regional and to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। तो गाइस कंट्री लाइक इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, इसके पास काफ़ी इशू है, जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, पॉवर्टी हो गया, डिजीज़ हो गया। तो इनको कैसे दूर करेगा, इसको दूर करने के लिए इंडिया को ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो म्यूचुअल नीड्स के थ्रू हो, चाहे वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हो। इसके द्वारा वो अपने इस इशू को ख़त्म कर सकता है और इसके लिए उसे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो प्लानिंग चाहे नेशनल लेवल पे होगी, स्टेट पे होगी, रीजनल पे हो, इन सभी इशू को कॉम्बैट कर सकता है वो ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो फ्रेंड इस एजेंडा 21 का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, हर एक लोकल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 माने, तभी जाके ये सभी प्रॉब्लम दूर हो सकता है, ये इशू ख़त्म हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस प्लानिंग क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है जिसमें जुडिशियस यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का, मतलब कि अमीर गरीब सबको साथ लेके चलना होगा, ठीक है, न्यायिक यूज़ होना चाहिए, ठीक है, किसी को न कम
किसी को ना ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। ये इसका मतलब ये होता है जुडिशियस यूज़ का, ठीक है, सभी को बराबर देख के चलना पड़ेगा, इक्वल यूज़, ठीक है, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। It has important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources, और ख़ासकर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ पर रिसोर्सेज के काफ़ी डाइवर्सिटी है। ऐसे में उसका जुडिशियल यूज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। अब देखोगे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर रिसोर्सेज जो है, कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कुछ रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। अब देखोगे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही शॉर्टेज है। अब वहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके लिए इसका प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ झारखंड देखें, ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये क्या है, रिच इन मिनरल है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा मिनरल है और कोल डिपॉजिट है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसके पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट लैक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन कमी क्या है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान आप देखोगे इज़ वेरी इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो राजस्थान के पास, ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके पास क्या है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो किसी के पास आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज है और कहीं कहीं रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आप देखोगे जो डेजर्ट एरिया है लद्दाख का, वो सभी से अलग है, जुदा है, ठीक है, सब कंट्री से थोड़ा सा हट के है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कल्चरल हेरिटेज है, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लेकिन इसके पास कमी क्या है, वाटर रिसोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कुछ वाइटल मिनरल्स की कमी है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसीलिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए गाइस, अब समझते हैं हम लोग रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, प्लानिंग क्या कर रहा है इंडिया, देखते हैं हम लोग। रिसोर्सेस प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही टेडियस प्रोसेस है, बहुत ही टफ प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो समझते हैं हम लोग। नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना होगा और उसके इन्वेंट्री को भी पहचानना होगा, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सर्वे करना पड़ेगा, उसका मैपिंग करना होगा, उसके क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, उसके क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट होता है नंबर 1 प्रोसेस में, ठीक है। अब समझते हैं सेकेंड प्रोसेस में।
involving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. सेकंड है गाइस आपका, जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिसोर्सेज का, उसको हम इन्वेंट्री में पहचान लेते हैं, तब मेरे पास आता है उसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अप्लाई करना, उसमें स्किल अप्लाई करना, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाना, उसके बाद इन सब को इम्प्लीमेंट करके डेवलपमेंट प्लान को तैयार करना। थर्ड है गाइस आपका मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को आपको मैच करना होगा विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब आपका जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया हैज़ मेड कॉन्क्रीट एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो गाइस इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, खासकर आपके इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है रिसोर्स प्लानिंग में अभी तक, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। तो गाइज देखो जो अब आपका जो आपका अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन के लिए, ठीक है। लेकिन गाइज आप देखोगे हमारे पास टेक्नोलॉजी का एब्सेंस है और इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसलिए वो एक बाधा पैदा करता है इस प्रकार के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। आप देखोगे हमारे कंट्री के अंदर ही बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी रिच मात्रा में है, लेकिन वो कैसा कंट्री है, कैसा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। कैसा क्षेत्र है वो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया में जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत ही पुअर है, लेकिन वो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो गैस हम लोग इतिहास से पढ़ चुके हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे, ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उन कंट्रीज़ पे अटैक करने के लिए जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता था, और वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, अपना कॉलोनीज तैयार करते थे उन रिसोर्सेज को अपना बनाने के लिए, वहाँ से रिसोर्सेज को निकालने के लिए, ठीक है। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होता था ऑन द कॉलोनीज कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ द अदर रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। और उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे उस क्षेत्र में जहाँ उन्होंने अपना कॉलोनीज तैयार कर लिया था, और वहाँ पर अपना सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करते थे, अपना पावर बनाते थे वहाँ पर, ठीक है, कि सिर्फ मैं ही इसमें यूज़ कर सकता हूँ और दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो गाइज इससे हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट उन्हीं क्षेत्रों में हो पाया जहाँ पर कॉलोनीज कंट्री का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, और वहाँ पर उन लोग का इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुआ, ठीक है, वहीं पर उनका रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सका, ठीक है, बाकी क्षेत्र में नहीं हो पाया। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज
एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो फ्रेंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? इंडिया है, जहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग कॉलोनीज तैयार किया गया। ठीक है, इसलिए आप देखोगे इंडिया में अलग अलग जगह में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, आपको दिखाई पड़ेगा, क्वालिटी अलग दिखाई पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो गाइज रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज से ही क्या होता है, हम लोग का डेवलपमेंट होता है, हमारे देश का विकास होता है, इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो आप क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इरेशनल यूज़ करेंगे, इरेशनल कंजप्शन करेंगे रिसोर्सेज का और ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो काफ़ी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा हो सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है मेरे पास, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जा रहा है। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, CO2 गैस बढ़ रहा है लगातार, इसका इमिशन लगातार बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग लगातार डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल को जो आवाज़ से वहाँ पर उजड़ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो स्पीसीज़ है एनिमल का लगभग ख़त्म हो जा रहा है, बहुत ही इंडेंजर्ड हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो गाइज इस समस्या को आप दूर करना चाहते हो, ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और इसके लिए आप देखोगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसके लिए बहुत कदम उठाए गए हैं हमारे लीडर और थिंकर द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज अ वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। तो गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लेशन का एट द ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ मासेस। गांधी जी मास प्रोडक्शन के सख्त खिलाफ में थे। वो चाहते थे कि मास प्रोडक्शन को बदल दे, किसमें, प्रोडक्शन ऑफ मासेस में। तो गाइज मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।